आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। में दिया हुआ है कि दिखाइए कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से गति करता है कि जैसे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इस पर केंद्रित हो और बाह्य बल जो इस पर लग रहा है वो बाह्य बल इसी बिंदु पर कार्यरत हो। हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, हमने एक निकाय की संरचना कुछ इस तरह से बना रखी है कि हमारे पास मान लीजिए एक निकाय है। निकाय जो कि बहुत सारे कणों से मिलकर बना होगा। हम मानते हैं ये n कणों से मिलकर बना है। ठीक है, n कणों के लिए प्रत्येक का एक द्रव्यमान होगा। उन कणों की स्थितियां कुछ हम इस तरह से बना दें तो वो हमने कुछ इस तरह बना दी है कणों की स्थितियां। ठीक है, ये कण क्रमशः m1, m2, m3, m4, m5 कुछ ऐसे और बहुत सारे कण, और यहाँ पर mn के रूप में हमने उन्हें लिख लिया है। अब क्रमशः किसी निश्चित समय पर, किसी समय t पर, किसी समय क्षणिक समय हम बोल सकते हैं t पर, यहाँ पर इनकी स्थिति सदिश हम किस प्रकार से लिख पाते हैं? स्थिति सदिशों को देखेंगे, हम उन्हें देखेंगे मूल बिंदु के सापेक्ष उनकी स्थितियां। तो ये किस प्रकार से होंगी? देखिए, हमने उनको उन कणों के आधार पर, जैसे m1 कण है तो उसके लिए स्थिति सदिश को r1 से, इसी तरह सभी कणों के लिए हमने उनके संगत स्थिति सदिशों को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है। जो क्या है, यहाँ पर इस तरह r2, r3 हम लिखते हैं, r3, r4, R5 कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। मान लीजिए इस निकाय के लिए उसका द्रव्यमान केंद्र किसी बीच इस बिंदु पर स्थित होगा, जिसे हम CM से प्रस्तुत करते हैं। CM मतलब सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र के परितः या द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर भी किसी निश्चित समय पर उसके स्थिति सदिश को हम किस प्रकार से लिख पाएंगे? उसकी स्थिति सदिश को हम लिख पाएंगे RCM के रूप में। ये होता है द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति सदिश। अब यहाँ पर जो हमारे पास निकाय स्थित है, ठीक है, निकाय टी समय के साथ मान ली अपनी स्थितियां समय को परिवर्तित करती हैं। जैसे टी समय पर उनकी स्थिति सदिश हमने देख लिया। अब टी के बाद कोई एक निश्चित समय पश्चात वहां से वो अपनी स्थिति परिवर्तित करती है। स्थिति परिवर्तित किस प्रकार से करती है? उसमें कुछ वेग होगा। तो वेग होगा तो हम प्रत्येक कणों के लिए उसके वेग को किस प्रकार लिखें? प्रत्येक कणों के संदर्भ में हम उनके वेग को क्रमशः, जैसे पहला कण हमारे पास है उसके लिए उसका द्रव्यमान m1, उसके लिए स्थिति सदिश r1 के रूप में, तो उनके वेग क्रमशः v1। इसी तरह दूसरे कण के लिए भी हम देखें तो m2, R2 और उनके लिए वेग को V2 से हमने प्रदर्शित कर रखा, और बाकी सारे कणों के लिए कुछ हमने इस प्रकार उनके वेगों को प्रदर्शित कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बात करी है कि जो निकाय का द्रव्यमान केंद्र होगा, द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति सदिश को RCM से व्यक्त किया जाता है। तो हम उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं? RCM उसकी स्थिति सदिश जो होगी प्रत्येक कणों के लिए, प्रत्येक कण के लिए उसका द्रव्यमान m1, उनके लिए स्थिति सदिश r1, और स्थिति सदिश को हम किससे प्रस्तुत करें? सदिश के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसी तरह m2, R2, M3, R3 और जितने सारे कण हैं, यदि हमने n कणों के लिए माना है तो इसे हम लिख लेते हैं Mn, Rn, उनके लिए स्थिति सदिशों को। और इसे किस प्रकार भाग किया जाता है? यदि हम स्थिति सदिश निकाल रहे हैं तो इसका भाग किया जाता है प्रत्येक कणों के द्रव्यमान m1, m2, जितने कणों से मिलकर निकाय यहाँ पर बना होगा। ठीक है, तो इसे हमने लिखा Mn। ये हमारे पास द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति सदिश का मान प्राप्त हुआ है। अब हम क्या बोल सकते हैं? देखिए, जो प्रत्येक कण है एक साथ मिलके जो एक निकाय का निर्माण करते हैं, तो सारे कणों को मिलकर के हम उस निकाय के द्रव्यमान को यदि किसी एक निश्चित पद से प्रयुक्त करना चाहें, जैसे हमने कैपिटल M से उसे परिचित किया हुआ है कि ये संपूर्ण द्रव्यमान का, संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान है, कैपिटल M के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। इसे किस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा? इसे हम लिखते हैं, देखिए, RCM हमने लिखा, RCM इसके लिए सदिश R1 सदिश M1, इसी तरह R2 सदिश M2, इसी तरह R3 सदिश के रूप में M3, कुछ इस तरह से बनेगा और आगे बनता जाएगा ये Rn सदिश के रूप में Mn के हम लिख सकते हैं सीधे ही कैपिटल M के रूप में। कैपिटल M क्या बताता है? इस पूरे निकाय के लिए उसके द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान को बताता है। निकाय के लिए कुल द्रव्यमान को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे लिए हुआ स्थिति सदिश द्रव्यमान केंद्र की, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश है। तो इसे हमने समीकरण फिलहाल एक नाम दे दिया, क्योंकि यदि हमें उस पूरे निकाय के लिए उसके वेग की गणना करनी है तो हम इसे समीकरण एक को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? उनकी स्थिति सदिश जो हमें किसी निश्चित समय पर दी है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे यहाँ पर समीकरण एक जो है उसका, समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष यदि अवकलन हम करते हैं, अवकलन, तो ये क्या होगा देखिएगा। इसका मान हमारे पास बनता है, यहाँ पर m को हम इस तरफ ले आए, कैपिटल M हमने इस तरफ रखा, इसे हमने बोल दिया डी आर सी एम अनुपात यहाँ पर dt के रूप में।
ठीक है, इसे कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया। अब प्रत्येक मान भी वैसे ही बनने वाले हैं। कैसे? यहाँ पर हमने m1 लिया, d अनुपात dt लिया और यहाँ पर बनता है r1 सदिश के रूप में। इसी तरह m2 हमने लिया तो d अनुपात dt बनता है r2 सदिश के रूप में। इसी तरह m3 हमने लिया और d अनुपात dt बनता है r3 सदिश के रूप में। कुछ इस तरह हमारे पास मान बनेंगे। ठीक है, ये हमें मिला। अब इन स्थितियों को, मतलब स्थिति सदिशों का समय के साथ अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, इसे हम लिख सकते हैं एम वी सी एम। वी सी एम हमें क्या बताता है? द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके वेग को बताता है। इसी तरह m1 हमने लिया तो v1 सदिश के रूप में हमें मान मिला। इसी तरह m2 v2 सदिश के रूप में हमें उसका मान मिला। इसी तरह m3 v3 सदिश के रूप में हमें इसका मान मिला है। और बहुत सारे यहाँ पर कण होंगे, जैसे हम mn और vn सदिश के रूप में मान को प्राप्त करते हैं या मान को बताते हैं। ये हमें मिला है, ये हमें मिला है, तो इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इस प्रकार समीकरण 2 को किस प्रकार लिखा जाएगा? VCM हमने लिखा, VCM हमें बताता है m1 v1 सदिश के रूप में, m2 v2 सदिश, m3 v3 सदिश। मतलब प्रत्येक कण के लिए उनके द्रव्यमान और उनके वेग के गुणनफल को mn vn के रूप में, और नीचे हम उसके मानों को लिखते हैं, तो ये हमें बनता है कैपिटल M के रूप में। देखिए, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है अभी, वो हमें समीकरण 3 से यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है इस द्रव्यमान केंद्र के लिए, द्रव्यमान केंद्र की गति को किस रूप में? उसके वेग को बताता है वो। ठीक है, एक निश्चित दिशा पर द्रव्यमान केंद्र के वेग या गति को प्रदर्शित करता है। देखिए, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं VCM केवल द्रव्यमान केंद्र की गति को स्पष्ट कर रहा है। वो किसके बराबर है? वो प्रत्येक कणों के लिए उनके द्रव्यमान और उनके वेग के गुणनफल के बराबर। तो प्रत्येक कणों के लिए उनका, यहाँ पर जो द्रव्यमान हमें दिख रहा है, उनका प्रत्येक कणों का वेग दिख रहा है, उनका गुणनफल, और अंतिम रूप से उसे हमने तुलना करी है उसके संपूर्ण द्रव्यमान से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई निकाय जो है गति करती है तो उसकी गति जो होती है उसके द्रव्यमान केंद्र से प्रदर्शित होती है। संपूर्ण पिंड की गति उसके द्रव्यमान केंद्र की गति से प्रस्तुत होती है, द्रव्यमान केंद्र की गति से। प्रश्न में हमें यही पूछा गया था। दूसरे पद में जो हमें पूछा जा रहा है कि इसका जो उस पर जो लगने वाला बाह्य बल होगा वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पर ही लगेगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें? ये तो हमें मिला कि द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी गति का सूत्र या वेग का सूत्र। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, समीकरण हम 2 लेते हैं। तो समीकरण 2 से हम क्या करने वाले हैं? देखिएगा, समीकरण 2 को यदि हमने t के सापेक्ष फिर से अवकलन किया, t के सापेक्ष अवकलन यदि हम फिर से करते हैं तो हम किस प्रकार लिख पाएंगे? इसे हम कैपिटल M v, यहाँ पर t VCM, मतलब वेग में परिवर्तन समय के साथ, वेग में परिवर्तन समय के साथ उसे क्या लिखा जाता है? यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं d अनुपात dt v1 सदिश के रूप में। इसी तरह यहाँ पर m2 d अनुपात dt किसके रूप में? v2 सदिश के रूप में, धन m3 हमने लिया और ये बनता है d अनुपात dt किसके रूप में? v3। कुछ इसी तरह यदि हम देखते हैं तो ये बनता है mn d अनुपात dt और vn के रूप में, सदिश के रूप में हमें ये मान मिलता है। ये मान तो हमें मिले हैं। ये मान यदि हमें मिले हैं तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? तो यदि वेग जो है समय के साथ परिवर्तित होता है तो द्रव्यमान केंद्र के लिए उसे हम क्या लिख पाएंगे? उसके लिए त्वरण, उसकी दिशा में त्वरण के मान को बताता है। इसी तरह प्रत्येक कणों के लिए m1 a1 सदिश के रूप में, इसी तरह m2 a2 सदिश, इसी तरह m3 a3 सदिश के रूप में, और सभी मानों को हमने इस तरह जोड़ा तो ये mn an सदिश के रूप में हमें इस मान को प्रकट करता है, या इस मान को बताता है। तो ये हमें मिला है, इसे हम ले लेते हैं समीकरण 5। अब हम इसे यदि द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके केवल त्वरण की बात करते हैं तो ACM से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान होगा m1 a1 सदिश, m2 a2 सदिश, इसी तरह m3 a3 सदिश के रूप में, और यहाँ पर बहुत सारे पद, और mn an सदिश के रूप में हमें इसका मान मिलेगा। इसके मान को यदि हमने भाग किया हुआ है तो इसका मान मिलेगा कैपिटल M के बराबर। तो हमें इस प्रकार उस द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके त्वरण की स्थिति मिल गई। ये हमें बता रहा है द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के समीकरण को या सूत्र को, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण के सूत्र को यदि इसने बताया। इस प्रकार द्रव्यमान केंद्र त्वरण का जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसे हम दे देते हैं समीकरण 6। अब देखिएगा कि हमारे पास प्रत्येक कण है, प्रत्येक कण में अब हम यहाँ पर उपयोग करेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम का, न्यूटन के
द्वितीय नियम। द्वितीय नियम द्वारा क्या बताया जाता है कि किसी पिंड पर लगने वाले बल को हम किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। F बराबर हम उसे लिखते हैं m गुणा a। m क्या बताता है, वहां पर उस पिंड या कण के द्रव्यमान को बताता है, और a उस पे उत्पन्न हुए बल के कारण त्वरण के गुणनफल को बताता है। तो इस प्रकार से हमें मिला। अब यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 5 को। समीकरण 5 से हम न्यूटन के द्वितीय नियम को उस पर यदि लगाएं तो देखिए उसका मान कितना मिलेगा हमें। कैपिटल M A C M, ये हमारे पास बनता है प्रत्येक के लिए F1, इसी तरह दूसरे कण के लिए उसका मान F2, तीसरे कण के लिए उसका मान F3, कुछ इसी तरह इनके मान प्रत्येक कणों के लिए। तो Fn कण के लिए या अंतिम कण के लिए भी उसका मान कुछ इस तरह बनने वाला है। कुछ इस तरह यदि मान यहाँ पर बने तो हम इसे किस प्रकार लिख पाएंगे। M A C M, M A C M क्या बताता है, द्रव्यमान केंद्र और उसके कुल त्वरण के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो ये संपूर्ण बलों को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, सिग्मा संपूर्ण बलों के परिमाण को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, F के रूप में, F सदिश के रूप में। ठीक है, परास के रूप में हमने लिखा तो इसे I लिखा, और I का मान कहाँ से शुरू होता है, I का मान यहाँ पर 1 से शुरू होकर के n कणों तक जाता है। ठीक है, n कण यहाँ पर बने हुए हैं। इसे अब हम क्या बोल सकते हैं, अब यदि हमने बल लगाया तो इसे कुल रूप से हम बोल सकते हैं बाह्य बल। ठीक है, बाह्य बल का परिमाण हमें क्या बताता है, M A C M, मतलब यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल, द्रव्यमान केंद्र पर बल, ये हमें बता रहा है। ये किसके बराबर होगा, उन प्रत्येक कणों पर लगने वाले बलों के योगफल या कुल बाह्य बल के बराबर ये होता है। जो प्रश्न में हमसे पूछा गया था, यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार की गति करता है कि उस पर लगने वाला जो बाह्य बल इसी बिंदु पर या द्रव्यमान केंद्र पर कार्यरत हो। तो ये हमने देखा कि द्रव्यमान केंद्र के लिए उस पर लगने वाले बल को कैपिटल M A C M के सदिश के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसका मान उन प्रत्येक कणों पर लगने वाले बाह्य बलों के कुल योगफल के बराबर है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया है, यह इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमें सिद्ध करने कहा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।